नमस्कार दोस्तों, आरंभ ग्लोब कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था कि इजराइल द्वारा ईरान पर हमला जो किया गया और इजराइल का कहना कि हमारे सर्वाइवल के लिए अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा है। हम किसी भी तरह से ईरान को अपना थ्रेट नहीं बनने देंगे। ये ऑपरेशन राइजिंग लायन तब तक चलेगा जब तक हम ये समझ न ले कि हमारे लिए थ्रेट नहीं है। आपको पता होगा कि जब इजराइल द्वारा हमला किया के बदले ईरान ने रिटालिएशन में हमला किया। इजराइल का आयरन डोम जो माना जाता है एक सफल है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, लेकिन फिर भी लगभग 100 से 150 मिसाइल हमले, बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया, ड्रोन हमला किया गया ईरान द्वारा, और फिर तेल अवीव और विभिन्न क्षेत्रों में इजराइल के हमला किया गया। ऐसा नहीं है कि इजराइल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन हाँ, सर्वाइवल के लिए लड़ना है तो लड़ेगा, अंतिम तक लड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस क्षेत्र में अगर परमाणु बम बना लिया जाता है तो हमारे सर्वाइवल पर सबसे बड़ा खतरा है। ये और क्यों खतरा समझ रहा है? क्या सिर्फ ईरान से खतरा है इजराइल को, या ये भी समझना पड़ेगा कि लेबनान में हिजबुल्ला जो आतंकवादी समूह है, गाजा पट्टी में हमास है, यमन में हैती है, ये सारे के सारे इजराइल के विरुद्ध है और ये सारे के सारे ईरान द्वारा इनको समर्थन दिया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है, किसी तरह ये न्यूक्लियर बॉम्ब हिजबुल्ला या हमास या हैती के पास पहुंच जाता है, तो ये पूरी तरह से इजराइल के अस्तित्व में एक खतरा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, हमारे ऑपरेशन राइजिंग लायन तब तक चलेगा जब तक हम ईरान में इस तरह के किसी भी थ्रेट को समाप्त न कर दे जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा ना बन सके। जो खतरा बनेगा उसको हम समाप्त करेंगे। ईरान में और इजराइल में लगातार ये हमला एक दूसरे देशों पर किया जा रहा है। आज समझते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही है, और ये भी समझेंगे कि जो इजराइल द्वारा जो हमला किया गया उसमें न्यूक्लियर प्लांट में जो हमला हुआ उसमें क्या रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले एक मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मैप में आप देख लीजिए किस तरह से चीज़ें बदल रही है। बदलना इसलिए भी देखना होगा आपको। देखिए, यह है फोर्डो, यह है नतांज। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये सारा रिसर्च रिएक्टर है। इस्पाहान, अराक, तेहरान, ये सारे के सारे रिसर्च रिएक्टर। और दूसरी ओर देखेंगे जो यूरेनियम इनरिचमेंट है जो रेड कलर का दिख रहा है, ये नतांज और फोर्डो, ये रेड है। जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है? यहाँ यूरेनियम इनरिच होता है। यही यूरेनियम इनरिच होगा और 90% प्लस तक इनरिच कर लिया जाता है तो एटम बम बनाने का काम आता है। तो सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का यही है कि जितने भी न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको सबसे पहले हम हमला करेंगे। तो यहाँ हमला करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, इसको समाप्त करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। जहाँ भी न्यूक्लियर से चीज़ें हो रही है सारे को हम समाप्त करेंगे। ये हमला, पहला हमला आपको पता होगा कि लगभग 10 जगहों पर किया गया पहला डे। आज माना गया कि जो दूसरा हमला हुआ इजराइल द्वारा, लगभग 200 फाइटर जेट से हमला किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं कि फाइटर जेट एक जगह बॉम्बिंग किया और निकल गया, एक जगह पर कई सारे मिसाइल दागे गए ताकि अगर जो अंडरग्राउंड भी बना हुआ उसको भी वो नष्ट कर सके। ये सारा चीज देखिएगा, ये मैंने बात किया है, ये तेहरान है जो ईरान की राजधानी है। ये सारे सारे नतांज, फोर्डो, अराक और नतांज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर प्लांट के लिए। और दूसरी ओर देखेंगे कि ये जो एरिया है, मैंने बोला था कल के भी वीडियो में मैंने बताया था कि ये ईरान है, यहाँ इजराइल है, और हमने बोला था कि यहाँ लेबनान है, लेबनान में हिजबुल्ला है। अगर बताओ किसी तरह से यहाँ पर अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया जाता है और लेबनान को दे दिया जाता है तो कितना मुश्किल होगा इजराइल को समाप्त करने में। बहुत आसानी से समाप्त कर सकता है। दूसरी ओर देखेंगे कि गाजा पट्टी में खुद हमास है, और यहाँ तक पहुंच जाता है तो कितना आसानी से इजराइल को मिटाया जा सकता है। इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। आपको पता होगा कि ईरान में तो लगभग 7 से 8 करोड़ की जनसंख्या है और यहाँ लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है, फिर भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के साथ खड़ा कौन है? यूएस। यूएस अभी कह रहा है कि हम उसके साथ नहीं है। सबको पता है, पूरा विश्व को पता है कि इजराइल के साथ यूएस खड़ा है। एक चीज तो आपने समझ लिया ये जगहों पर। और दूसरा भी चीज समझते हैं। देखो, कुछ चीजें मैंने जो बोला था, ये जो एक एरिया बनने में बताया था नतांज,
ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट मतलब यूरेनियम इनरिच होता है यहाँ। और वहाँ पर जो इनरिच होता है, देखो ये क्या है ना, इसको इतना हमला किया गया, इस टनल में कई सारे मिसाइल इस पर दागे गए और दाग करके इसको नष्ट किया गया। इसको जब नष्ट किया गया तो इस तरह से अब आप हमला देख सकते हो। पूरा एरिया जो है, यहाँ देखो, यहाँ पर भी बना हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बना हुआ था, देखो यहाँ लिखा हुआ टनल एंट्रेंस, टनल एंट्रेंस, टनल एंट्रेंस, जहाँ जहाँ एंट्रेंस था सारे के सारे यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया और मिसाइल करके। तो यहाँ पर यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने नातांज की बात किया था, फोर्डो, तेहरान, ये सब सारे जगहों पर क्या था कि न्यूक्लियर इनरिच हो रहा था या न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड उस पर कार्य हो रहे थे, चाहे रिएक्टर थे, तो समाप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसे जितने भी दिख रहे हैं आपको, परचिम, तेहरान, फोर्डो, नतांज, देखिए इन नाम याद रखना क्योंकि काम आएगा। नतांज, फोर्डो, परचिम, आईएएस के पेपर तो डायरेक्ट पूछ देगा कि किस देश का न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है। इस सारे को आपको याद रखना होगा, कम से कम नतांज, फोर्डो, परचिम, ये सब याद रख लो। अब देखो, जहां जब इजराइल द्वारा अटैक किया गया उसको समझो पहले। कुछ ऐसा ऐसा एरिया है, एक तबरीज में किया गया था, तबरीज, तेहरान, देखो जहां जहां ये चीज मैं नाम ले रहा हूं समझो कि वहां इजराइल द्वारा हमला किया गया है। तबरीज में किया गया था, यहाँ मल्टीपल राउंड ऑफ अटैक हुआ था, तबरीज में एक्सप्लोजन हुआ। और यहाँ पर क्या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, मिसाइल बेस है, इस सारे के सारे को क्या कर दिया गया, यहाँ पर मिसाइल से समाप्त कर दिया गया इजराइल द्वारा। एक करमनशाह है, यहाँ पर भी मिसाइल हमला किया गया। नतांज में हमने बोला था कि ईरान ने अटैक किया क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है, इस फ्राइडे को ही कर दिया गया। तेहरान में हुआ, सैटरडे को क्या हुआ, यहाँ के एयरपोर्ट के पास भी एक्सप्लोजन किया गया। दूसरी ओर देखेंगे, यहाँ पर सादत आबाद जगह है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग में, आपको कल का वीडियो में मैंने फोटो दिखाया था, एक बिल्डिंग में पूरा आग लगा हुआ, आधा टूटा हुआ है क्योंकि वहाँ विस्फोट किया गया था, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री ऑफिशियल थे। आप दूसरे देखेंगे कि फराहजाद एक अपार्टमेंट था, उसमें कोलैप्स कर दिया गया था, वहाँ पर मिलिट्री जो भी हाई रैंकिंग मिलिट्री थे उनको मारने का प्रयास किया गया था। ठीक है, परचिम जो मैंने पीछे बताया था, परचिम मिलिट्री बेस है, यहाँ पर भी हमला किया गया था। जो जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता था और जो इजराइल के लिए खतरा था वहां पर उसने हमला करने का प्रयास किया, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं था, ईरान ने भी लगातार हमला किया है। सारी चीजों को देखते हैं, देखो इजराइल से स्ट्राइक ऑन ईरान कॉज्ड रेडियो एक्टिव केमिकल लीक। देखो आईएईए ने कहा है, भाई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में, ऑस्ट्रिया। 1957 में इसका गठन हुआ था और इसका काम यही है कि जो भी शांति के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनेंगे, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए बनेंगे, उनका निरीक्षण करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ये देखेगा कि कोई एटम बम के लिए तो ऐसा काम नहीं कर रहा, क्योंकि एनपीटी 1970 में एक गठबंधन हुआ था, जो देश का साइन कर चुके हैं वो एटम बम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आईएईए का काम था ये चेक करना। उसने ही बोला है यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, कि देखो भैया यहाँ पर जो ईरान में जो नतान जगह है वहाँ पर कुछ कुछ हमले जो हुए हैं वहाँ से रेडियो एक्टिव केमिकल लीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भी नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए यूएनएससी को एक बैठक करना चाहिए और बैठक करके इस चीज़ को जल्दी समाधान करना चाहिए। ठीक है, इजराइल ने क्या किया, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को समाप्त कर दिया। दूसरी ओर देखेंगे कि ये जो केमिकल क्या हो रहा था, कि आप जब पढ़ोगे कि जेसीपोआ हुआ था, कल हमने बताया था कि 2015 में बराक ओबामा के समय में डील हुआ था P5+1 देशों के बीच में। जब P5+1 देशों के बीच में हुआ था, लेकिन जब ट्रंप आए तो इसको समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त कर दिया गया, लेकिन जेसीपोआ क्या था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में था, कुछ शर्तें रखा गया ईरान के सामने कि देखो तुम न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए तुम जितना यूज करना है करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, 10 साल 15 साल के लिए तुमको अलग अलग कंडीशन कुछ दिए गए थे। कंडीशन के हिसाब से तुम अपना ऊर्जा उत्पादन करो, हम सब साथ हैं, तुम्हारे साथ जो भी सैंक्शन लगा उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बोला गया था, कुछ शर्तों के साथ ये डील हुआ था। लेकिन इनको लगा कि जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने कहा कि ये डील बेकार है, क्योंकि चुपचाप ईरान इस चीज़ को इनरिच कर रहा है, किसी को पता नहीं लगने दे रहा है, इसलिए इस डील को हम समाप्त करते हैं। और उसने फिर से सैंक्शन लगा दिया। जब सैंक्शन लगाए तो ये और तेजी से क्या करने लगे, इनरिच करने लगे अपने न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर बॉम्ब को, यूरेनियम को इनरिच करने लगे बॉम्ब बनाने के लिए। तो अब ऐसा आ गया था समय
लगभग 90% के आसपास पहुंच चुके थे कि इनरिच कर लेंगे, और 90% तक अगर यूरेनियम इनरिच हो जाता है तो बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा था इजराइल द्वारा कि कुछ ही दिनों में, 15 दिन में ही, आने वाला कुछ ही दिनों में ये 15 बॉम्ब बना चुके होंगे, जो इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा था। ठीक है, अब देखो जो हमला हुआ ये इजराइल द्वारा, ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया है। तो ये देखो, ऐसा नहीं कि खाली ईरान को नुकसान हो रहा है, ये देखो सब ये तेल अवीव इजराइल में हमला हुआ ईरान द्वारा। ये सारी चीजों को देखोगे तो समझ में आएगा कि किस तरह का युद्ध चल रहा है। जो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को सोच रहे थे कि सबसे बड़ा हमला हो रहा है, उससे भी बड़ा हमला यहाँ हो रहा है। ये देख लो इस तरह से चीजें हो रही है। ये ईरान में है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो देखिए किस तरह से हम लोग को देख रहा है, जैसे एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है तो वहाँ आसपास चीजों को देख रहा है। तो कह रहा हूँ कि ये तेहरान में हुआ है, तो हमला दोनों तरफ से भी लगातार चल रहा है। अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि हमला भी रुकने वाला है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा साफ साफ कहा गया है कि हम नहीं रुकेंगे तब तक कि मुझे लग न जाए ईरान हमारे लिए खतरा है। अब खतरा, अगर इजराइल के लिए खतरा समाप्त हो जाएगा तभी ये युद्ध रुकेगा। मतलब कहने का मतलब खतरा क्या है इसके लिए, आप भाई न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाने वाले जो भी इक्विपमेंट है, जो भी निज करे, हम उसको समाप्त कर देंगे, फिर हम रिलैक्स से बैठेंगे। देखो विरोध प्रदर्शन हो रहा है तेहरान में इजराइल के विरुद्ध। अब एक चीज देखो, पहले बगदाद भी कोशिश किया था, इराक भी कोशिश किया था 1981 में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। उसके बाद तेहरान आज 2025 में, आज जैसे हमला कर रहा है इजराइल 2025 में तेहरान पर, उसी तरह से बगदाद पर भी हमला किया था 1981 में। एक छोटा सा देश है, लेकिन छोटा सा देश जब लगता है कि उसकी जान खतरे में है तो अपने अंतिम सांस तक लड़ने का प्रयास करता है, और वही लड़ रहा है। मोदी जी से बात हुई थी, नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उन्होंने बात किया और सारा ब्रीफ किया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। मोदी जी, भारत एक शांतिप्रिय देश है, आप, और उन्होंने कहा कि देखो भैया कुछ ऐसा काम करो ज़्यादा टेंशन ना बढ़े, और बात करें किसी तरह एक स्टेबिलिटी लाओ रीजन में, कुछ इसे मतलब अस्थिरता आएगा तो इससे दिक्कत क्या होगा, पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तेल का प्राइस बढ़ेगा। आपको पता होगा 6 से 8% ये बढ़ चुका है तेल के प्राइसेज, और ऐसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। अब यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, वो बोल रहे हैं भैया देखो, ये इजराइल द्वारा जो बॉम्ब गिराया जा रहा है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, ये सही नहीं। ईरान द्वारा फिर गिराया जा रहा है तेल अवीव पर, इजराइल में। ये कब तक चलेगा, ये अच्छा नहीं, इसको अभी रुकना चाहिए, बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो चुका है, अब इसको रोको, अब पीस लाओ, और पीस लाने के लिए डिप्लोमेसी के रास्ते पर आओ वापस। अब देख लो, अब जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन तो चलाया इजराइल, लेकिन ईरान द्वारा पहले चलाया गया था, क्या चलाया गया था देख लो, एक चीज बता देता हूं मैं, ट्रू प्रॉमिस चलाया गया था। और ट्रू प्रॉमिस से कौन सा है, थर्ड है, पहला और सेकंड चल चुका है। एक क्या है, राइजिंग लाइन, कहाँ का, ये इजराइल चला रहा है, ये चला रहा है ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस 3 है, लेकिन ईरान द्वारा जो ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया जा रहा है, इसके पहले क्या हुआ था देखो, सबसे पहले समझ लो कि 1 अप्रैल 2024 को इजराइल पर पहली बार सीधा हमला किया था ईरान ने, उसमें ट्रू प्रॉमिस 1 चला था। ठीक है, सीरिया में ईरानी कॉन्सुलेट पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 कहा गया। उसके बाद लेबनान के बेरूत में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह जब मारा गया था, तो उसके बाद ट्रू प्रॉमिस चलाया गया था 2। और अब जो हमला हुआ है इजराइल द्वारा, जो ईरान पर, तेहरान पर हमला किया गया, उसके बाद ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया जा रहा है। इस तरह से थर्ड नंबर का ये ऑपरेशन चल रहा है ईरान द्वारा। आपको एक चीज बता दूं, जब ट्रू प्रॉमिस 3 चल रहा है, तो अब जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, आयरन डोम विभिन्न मिसाइलों को रोक नहीं पाया, तो ऐसे में नेतन्याहू को कुछ सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया ताकि को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो देश के एक पीएम है, अगर उन पर कुछ होता है, घटना घट जाता है उनके साथ कुछ, तो देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगा। तो अब क्या होगा, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। फिर इजराइल ने बहुत ही कड़ाके की, मतलब कहते हैं ना, बहुत 200 फाइटर जेट से ईरान पर हमला किया, और पूरी तरह से जितने भी उसके न्यूक्लियर प्लांट थे, मिलिट्री बेसेस थे,
जहाँ मिसाइल रखे जा रहे थे, सबको उन्होंने क्या किया, नष्ट कर दिया। अब देखिए, ये चीज आपने अगर देख लिया तो आप समझो इसको, यहाँ पर क्या हुआ। अब कल ही हमने बताया था कि देखिए 13 जून को क्या हुआ था कि इजराइल ने उस पर हमला किया और कुछ जगहों पर हमला कर दिया, हमला करके न्यूक्लियर प्लांट, मिलिट्री बेसेज और जो कुछ पर्सनालिटी थे, साइंटिस्ट थे, उनको मार गिराया। क्यों मार गिराया? क्योंकि ताकि इनका ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो लक्ष्य है वो रुक जाए। साइंटिस्ट है वो ना रहेंगे तो बनेगा ही नहीं, ये काम हुआ। दूसरी ओर ट्रंप क्या बोलते हैं अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कि भैया हमने तो तुमको वार्न किया था कि तुम हमसे न्यूक्लियर डील कर लो, नहीं तो जो अभी देख रहे हो इससे भी बुरा तुम्हारे साथ होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो यूएस बोल रहा है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं, लेकिन तुम ये भी बोल रहे हो कि जल्दी से डील कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ और बुरा होगा, मतलब तुमको सब कुछ पता है। देखिए एक और प्रूफ देता हूं मैं, क्यों यूएस है इसके साथ, क्यों यूएस है इसके साथ। आप समझो पहले, सबसे पहले ईरान बोला कि भैया ठीक है, हमने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया और विभिन्न जगहों पर टारगेट किया इजराइल का। हमने 100 ड्रोन मारे, और 100 ड्रोन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मार के हमने कई जगहों पर वहां पर क्या किया, इजराइल में हमला किया और वहां बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, लेकिन साथ ही क्या हुआ कि इजरायली एयर स्ट्राइक में कुछ लोग मर गए थे। जैसे मैंने बताया था कि आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो हेड थे उनको मार दिया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, बाघेरी को मार दिया गया था, साइंटिस्ट को मार दिया गया था। ये चीजें हुआ था, तो इसके जवाबी कार्रवाई जो करना था, भले बाद में डिप्लोमेसी के स्तर पे आएंगे, लेकिन जनता को दिखाने के लिए ईरान को तो रिप्लाई करना पड़ेगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा, इसलिए हमला हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, एक तरफ ईरान द्वारा हमला इजराइल पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमने कल ही बताया था आपको, यूएस इनडायरेक्टली अभी इजराइल के साथ खड़ा है। और वो क्या किया है, मेडिटेरियन सी में और नियर बाई इजराइल इसने क्या किया है, खड़ा भेज रहा है अपना क्या, नेवी से रिलेटेड जो भी चीजें, रिसोर्सेज हैं, जो भी हथियार है, वेपन्स है, सारे भेज रहे हैं। देख लो, इजरायली aftermath of the Israeli strike, the US is shifting its military resources, including ships, in the Middle East. It looks to guard against possible retaliatory attack by Tehran. क्या बोल रहा है कि भैया ऐसा है कि यूएस कुछ ऐसा, यूएस अपने सारे मिलिट्री और कुछ रिसोर्सेज को भेज रहा है, और भेजने के बाद ऐसा हो कि अगर तेहरान कुछ अटैक करता है तो हम उसको रोक लेंगे, और इजराइल को हमको बचाना है। अकॉर्डिंग टू टू यूएस ऑफिशियल हु स्पोक ऑन द कंडीशन ऑफ, ये यही बोला कि दो यूएस ऑफिशियल थे, बोले कि भैया मेरा अगर नाम और उजागर नहीं करूँ तो कुछ बता दूं, हमने क्या किया है कि कुछ डिस्ट्रॉयर भेजा है थॉमस हंडर और टूवर्ड्स मेडिटेरियन सी, और उधर भेज के हम किसी तरह रोकेंगे। ये हुआ, तो इससे साफ साफ क्लियर है कि क्या है, इसके साथ खड़ा है। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोला, भैया देखो हमने पहले भी बोला है कि हम रुकेंगे नहीं, ये हमारा जो हमला है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इट्स बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री, इट्स मेनी मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमने क्या है, टारगेटेड, ये है टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। हम कोई सिविलियन पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम मिलिट्री ऑपरेशन है, हम टारगेटेड कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं हमें कहाँ टारगेट करना है, जहाँ जहाँ से हमारे अस्तित्व पे खतरा आएगा हम उस चीज़ों को समाप्त कर रहे हैं, बस इतना ही है, ये ध्यान रखो। इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचो। आपको मैंने पीछे बताया था कि इजराइल के हमला के बाद तेल अवीव पर ईरान ने हमला किया, और कई सारे विस्फोट हमने फोटो में दिखाए भी आपको। फिर क्या है, अब इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल से डजन ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल द रूट ऑफ इजराइल, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, अब हमला होगा, आयरन डोम बहुत सारा रोक नहीं पाया और इजराइल के क्षेत्र में आके गिरा। अब देखो एक चीज और, इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान, देखिए यूएस हेल्पिंग इजराइल इंटरसेप्ट ईरान मिसाइल सेज रिपोर्ट। मतलब कहने का मतलब क्या है, यूएस क्या कर रहा है, इजराइल को पूरी तरह हेल्प कर रहा है। और इसका रिपोर्ट कौन बताया, एक कैसे पता चला, एक रिपोर्ट मिला है एक्सियोस से, इससे पता चला। अब देख लो एक चीज और, इजराइल स्ट्राइक ऑन ईरान। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि देखो जिस तरह से ये बारबरिक हमला कर रहा है इजराइल, इसको जल्दी से रोको और जल्दी से मीटिंग बुलाओ यूएनएससी का। ये यूएन को जाके बोल रहे हैं कौन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, जल्दी से मीटिंग बुलाओ और इस तरह के जो हरकत है इजराइल का, इसको रोको। अब जब ईरान द्वारा हमला किया गया तो ऐसा कुछ कहा गया कि कुछ जो
मिसाइल आ रहे थे वो यमन से आ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को फोकस किया गया है, इसीलिए बहुत सारी जगहों से लोगों को इवैक्यूएट करके उसको शेल्टर में भेजा जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब देख लो, हमने कल ही बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि ट्रंप बार बार बोल रहा है कि सेकंड चांस से जल्दी से डील कर लो, तुम पर कोई हमला नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जब इजराइल हमला किया तो भाई ईरान तो ऑब्वियस सी बात है कहेगा कि भाई ये जो कर रहा है ये डिक्लेरेशन ऑफ वार है। और एक इसका जो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है जो खामनेई है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि बिटर एंड पेनफुल होगा इजराइल के लिए, जिस तरह से उसने हमला किया है तो देखना पड़ेगा, ये डिक्लेरेशन ऑफ वार है। आपको पता होगा कि हमने बोला था कि एक थे मोहम्मद हुसैनी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, उनके बदले इनको बना दिया गया है। कौन है? मोहम्मद पाकौर, ये हुसैन सलामी के बदले आए हैं। और एक है अब्दुल रहीम मौसवी, ये जो बाघेरी का स्थान लिए, जो आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो इनको बना दिया गया है। अब बस हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, इस तरह से जो हमले हो रहे हैं लगातार चल रहा है, इसका इम्पैक्ट अब पूरे खाड़ी देशों तक जाएगा। खाड़ी देशों के बाद ये चलेगा तो इसका तेल के प्राइसेस हाई होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी ओर क्या होगा कि अभी ये गुट लगातार बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है, इजराइल भी नहीं रुकने वाला है। एक अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, एक अपने आप को प्रूफ करने के लिए लड़ेगा। अब यहाँ पर गुट बनेगा, जहां एक तरफ रशिया भी सैंक्शन का मार झेल रहा है, चीन पर कई तरह का यूएस द्वारा टैरिफ लगा दिया गया, जिस कारण उसका व्यापार थोड़ा शिथिल पड़ा है। तो ऐसे में एक ग्रुप बन सकता है, लेकिन यहाँ पर चुनौती एक है पाकिस्तान के पास। ये हमारे लिए थोड़ा चुनौती है कि इन्फ्लेशन होगा, लेकिन यहाँ पर होगा ये, अभी पाकिस्तान को चाहे तो बहुत फायदा होगा। फायदा यह होगा, एक तरफ वो चीन के साथ BRI के साथ आगे बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है चीन का। दूसरी ओर क्या करेगा, अभी यूएस जिस तरह से पाकिस्तान का साथ मांग रहा है कि अगर ईरान इजराइल में युद्ध होता है तो हमको पाकिस्तान का यूज करके हम आराम से ईरान को रोक पाएंगे, इसलिए उसको जहां से हो रहा है वहां से पैसा उसको मिल जा रहा है, आराम से मिल जा रहा है सारे इंटरनेशनल बैंकों से। तो अभी पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आने वाला समय में हाल बुरा होगा। और जिस तरह से यूएस एक खेल खेल रहा है, इंडिया को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए भारी पड़ेगा। और दूसरी ओर कि जैसा कल आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि जो ईरान पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उनको बुलाया गया था आर्मी डे पर यूएस का, आज उन्होंने नकार दिया कि हमने किसी को नहीं बुलाया है, ये है इम्पैक्ट भारत का। तो अभी देखिए इसमें जो और डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं, लेकिन ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये डील भी अभी नहीं होने वाला है, जो कल बैठक होने वाला है ये अभी डील होगा नहीं। अभी देखिए इसमें क्या डेवलपमेंट होता है, इसमें भारत सरकार किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि भारत सरकार को बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही संतुलित तरीके से ये वार्ता को बढ़ाना होगा, क्योंकि चाबहार में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और यूएस को इससे ज़्यादा मतलब है नहीं कि भारत को क्या नुकसान होगा। यूएस को मतलब है अपने स्वार्थ से कि इजराइल को नुकसान ना हो। भारत के साथ क्या है, भारत अपने इन्वेस्टमेंट को भी बचाना है, अपने जो यूएस के साथ रिश्ते भी ठीक रखने हैं। हम मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाकर इस तरह आगे बढ़ेंगे ताकि हमें कोई फॉरेन पॉलिसी में नीतियाँ बहुत ज़्यादा बदलाव ना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, तो इसमें डेवलपमेंट होगा आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।